और आमंत्रण करूंगा मेरिन जॉन, एडवोकेट लीजा मेरिन जॉन को, कि वो हमें अपना प्रेजेंटेशन जो है वो प्रस्तुत करें। एडवोकेट लीजा मेरिन जॉन भारत के सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील हैं, जो संविधान और मानवीय गरिमा में स्पेशल जश्न रखती हैं। पिछले 4 सालों से वे भारतीयों की मानव गरिमा का उल्लंघन करने वाले जो भी कर्तव्य होते हैं उनको उनके उनके खिलाफ में खास तौर से शामिल हैं। इन्होंने एलएलएम डिग्री प्राप्त की है और वे संवाद संवाद संवैधानिक स्वतंत्र की रक्षा में पूरी तरह व्यस्त हैं। जी, प्रस्तुत करें। थैंक यू सबको। जय मसीह की। उम्मीद है मेरी आवाज क्लियर आ रही है। जी सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हम गणतंत्र दिवस मनाते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही विशिष्ट प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। तो मुझे ये प्रेजेंटेशन देते वक्त बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हमारा भारत जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है वो कितना विशिष्ट है, और उसे बनाने में, उसको इतना विशिष्ट बनाने में क्या तकलीफों से गुजरा भारत, और कैसे ये विशिष्ट संविधान हमें मिला। सबसे पहले संविधान क्या है। इससे पहले कि हम समझे कि संविधान कैसे बना, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि संविधान है क्या। हमारे देश में काफी कानून हैं, बहुत सारे नए नए लॉज भी आते हैं, लेकिन हमेशा हर एक कानून को ये देखा जाता है कि वो सही है कि गलत है, देखने के लिए जो मेजरमेंट है, जिस तरीके से जिस चीज के साथ में रख के हम देखते हैं कि क्या इसकी तुलना में संविधान जो कहता है क्या उस हिसाब से ये कानून सही है। हर कानून को इस तरीके से परखा जाए, और जो संविधान के साथ नहीं है, जो संविधान के हिसाब से नहीं है, वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। सबसे पहले ये जरूरी है कि हम समझे कि संविधान की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि वो देश का सर्वोच्च कानून है, और उसी हिसाब से हर चीज, हमारे देश की हर चीज की जो शहर है, जो दूसरे राज्य हैं, उनसे कैसे कैसे किस तरीके से हम उनके गवर्नेंस करेंगे, ये सब चीजें हमें संविधान बताती हैं। अब जब मैं आपसे कह रही हूं कि भारत का संविधान सबसे विशिष्ट है, तो उनकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला ये कि हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान काफी राज्यों के संविधान लिखित है, कुछ राज्यों के लिखित नहीं भी हैं। जैसे आप ब्रिटेन ले लें, तो ब्रिटेन की संविधान लिखित नहीं है, लेकिन इंडिया का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब जब मैं ये कहूं आपसे कि सबसे लंबा है, तो उसमें 470 से ज्यादा आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है 12, और काफी हद तक अब उसमें अमेंडमेंट्स यानी कि उसमें चेंजेस लाए गए हैं, और वो बढ़ता ही जा रहा है। जिस दिन बना था तब भी वो विश्व का सबसे लंबा लिखित कानून था, और आज भी वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता जो हमारे संविधान में है, तो आप कुछ राज्यों में देखेंगे उनका जो संविधान है अब कोई बदल नहीं सकता। अब उसमें दिक्कत यह है कि वो जब बनाया गया था तब से आज के समय में काफी चेंजेस आ गए हैं। अब जब चेंजेस आते हैं तो हमारा संविधान उस हिसाब से बदल सके, इसके लिए हमने काफी क्लॉजेस, काफी आर्टिकल्स रखे हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम संविधान को आज चेंज कर सकते हैं। तो क्या कोई भी आके कैसे भी चेंज कर सकता है? क्या हर बदलती पॉलिटिकल पार्टी उसको चेंज कर सकती है? नहीं। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल नहीं बदले जा सकते, जिनमें से एक है हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान की एक ऐसी चीज है कि बदलते हुए शासन से संविधान को बदला नहीं जा सकता मौलिक अधिकारों के लिए। और ये सबसे बेहतरीन चीज है हमारे संविधान की, क्योंकि सब कुछ बदल लें लेकिन मौलिक अधिकार नहीं बदलेंगे। और मौलिक अधिकार इतना इम्पोर्टेंस दे के हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, ये सबसे बेहतरीन बात है। और दूसरा है कि आप देखते हैं कि हमारे पास काफी स्टेट्स हैं, और हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो क्या इन लोगों के बीच में टक्कर होती है, या
ऐसा है कि स्टेट कुछ भी कर सकता है बिना सेंटर की अनुमति से? क्या सेंटर कुछ भी कर सकता है बिना स्टेट की अनुमति से? ऐसा भी नहीं है। हमारा संविधान इस बात का ख्याल रखता है कि ना ही स्टेट अपने आप खड़ा हो सकता है और ना ही सेंट्रल। इनको साथ में ही चलना पड़ेगा। एक दूसरे से डिस्कशंस करके कोई भी नया कानून आता है तो वो राज्यसभा में पहले जाएगा, लोकसभा में जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहाँ डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, और उसके बाद ही कोई नया कोई भी हमारे संविधान में अगर चेंज लाना है तो वो तभी ला सकते हैं जब सबकी उसमें हामी हो। सबकी नहीं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर एक की हामी हो, बट मेजोरिटी की हामी हो। मौलिक अधिकार के बारे में मैं थोड़ा और बताना अगर चाहूँ तो तीसरे भाग में मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकार इतने अच्छे से बटे हुए हैं कि इसमें जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें भी पीछे छोड़ा नहीं गया है। हर चैप्टर बनाते संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि हम एक ऐसा नेशन है, हम एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे पास कोई एक रिलीजन नहीं है, हमारे पास कोई एक लैंग्वेज नहीं है। इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस में, इतनी डाइवर्सिटी है रिलीजन्स में, और इन सब का ख्याल रखते हुए संविधान बनाया गया है। किसी भी एक रिलीजन को या किसी भी एक लैंग्वेज में बात करने वालों को किसी भी तरीके की स्पेशल फीचर्स या प्रेफरेंसेस नहीं दिए गए हैं। हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के पास अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पे सुप्रीम कोर्ट तक जाने की अनुमति है, अधिकार है। वो एक मौलिक अधिकार है कि आपका अगर कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आप कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि वो आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐतिहासिक संदर्भ। अब जब मैं आपको कह रही हूं कि इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, ये आसान तो नहीं रहा होगा कि सब लोगों को एक साथ ले आए, सभी लोगों के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए जिससे किसी को आपत्ति ना हो। और यही था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे सबसे ज्यादा लंबी डिबेट्स चली थी। और ये जब डिबेट्स चली थी तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा था कि आज हमें किस चीज की जरूरत है, उन्होंने ये भी सोचा कि आगे आने वाली जनरेशन्स को किस चीज की जरूरत हो सकती है। हमें स्वतंत्रता 1947 में मिल गई थी, फिर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मिला 1950 में। उतना वक्त लगने के काफी कारण थे, काफी चुनौतियां थी, और इन चुनौतियों को सबको ओवरकम करके जब एक संविधान बना तो वो ऐसा संविधान बना जो हर किसी के बारे में सोचता है, हर किसी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम इस चीज को काफी लाइटली लेते हैं कि हमारे पास इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसा संविधान है जो हमें मौलिक अधिकार देता है, हमें हर प्रकार से इक्वल मानता है। हम माइनॉरिटी क्यों ना हो, ना ही सिर्फ रिलीजन के बेस में, किसी कास्ट के बेस पे, किसी लैंग्वेज के बेस में, माइनॉरिटी होने के बावजूद हमें हक है कि हम अपना अधिकार बोल सके, हम अपनी भाषा बोल सके, हम अपना रिलीजन फॉलो कर सके। ये एक बहुत ही एक यूनिक प्रॉमिस है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और ये आसान नहीं रहा है। आप किसी भी कंट्री को देख लें, किसी भी राज्य को देख लें जिनके पास लिखित हो या बिना लिखित अनकॉन्स्टिट्यूशन हो, बिना लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हो, उन सबके पास जितनी वैरायटी है उससे कई ज्यादा वैरायटी हमारे पास है। ना पहले कभी कोई ऐसा कर पाया और ना अभी तक किसी ने किया है हमारे जैसा एक संविधान लिखना। और हमारा संविधान सिर्फ किसी एक राज्य से प्रेरणा लेके नहीं बनाया गया है। हमने हर राज्य की इन 3 सालों में 1947 से 1950 तक टाइम ही, क्योंकि पहले यहाँ पे डिबेट्स हुई कि सबकी मांगे रखी गई, सबकी मांगे समझी गई, और क्या मांगों को हमें प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं देना है, ये समझा गया। कल किस बात पे आपत्ति आ सकती है, किस बात पे झगड़ा हो सकता है, इस चीज को देखा गया। और अगर आज के जमाने में हम जो कर रहे हैं वो अगले जमाने को नहीं भाया तो चेंज लाने के लिए क्या करना है वो तक उस टाइम के डिबेट्स में सोच लिया गया था। और इस सब का प्रेरणा हमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। तो जब वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कर रही थी तो वो सिर्फ ये नहीं सोच रही थी कि हमें क्या करना है, वो दूसरे राज्यों से भी सीख रही थी। हमने अलग अलग राज्यों के संविधान को सीखा, पढ़ा,
समझा और उसमें से बिल्कुल। सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ली। हमें दिखा कि उनकी राज्य में इस चीज की आपत्ति है, उनको इस बात से डिफिकल्टी हो रही है, तो हमने सोचा हम वो नहीं लेंगे, हम अपने हिसाब से बहुत से संविधान में ऐसे प्रोविजंस है जो हमने अपने तरीके से टेलर किए हैं, यानी कि अपने हिसाब से हमने उसको करेक्टली हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने अपने हिसाब से उसको ऑल्टर किया है ताकि हमारे राज्य की हर नीड्स को मीट किया जा सके। अगला स्लाइड प्लीज। ये आई मीन ये एक कितने टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये मैंने अभी स्टार्टिंग से जो भी कहा उसमें आपको मैंने ये काइंड ऑफ ये मैंने इसकी समरी आपको दे दी। अगले 165 डेज तक डिबेट चली। हमने कितने शब्द यूज किए हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितना टाइम लगा, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम अगले स्लाइड की तरफ जा सकते हैं जी। 9 दिसंबर 1946 में सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य का प्रस्ताव हुआ। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा राज्य है जो आज तक गुलामी में जी रहा था और अचानक से उसको ये नेतृत्व देने की जरूरत पड़ रही है कि हर प्रिंसली स्टेट, हर राज्य को हम साथ में लेके आएंगे, हर किसी की मांगे पूरी करेंगे, हर किसी के बारे में सोचेंगे। उस जमाने में औरतों को या उस जमाने में कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो माइनॉरिटीज थी उन सभी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। फिर भी उस टाइम के संविधान सभा ने ये जरूरी समझा कि हम हर किसी को इंक्लूड करें, हम हर किसी की नीड्स को समझें और उस हिसाब से आगे बढ़े। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद समिति का गठन, ये सोचने में भी कि कौन कौन इस सभा में बैठेगा और कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आना चाहिए, ये अपने आप में एक चुनौती होती है कि आज अगर हम सब साथ में बैठ के डिसाइड करें कि हम एक नई बुक लिखने वाले हैं जो माइनॉरिटीज कल से मानेंगे, तो हमें सबसे पहली चुनौती तो ये होगी कि हर किसी को मानना पड़ेगा कि हाँ इनका होना जरूरी है, इनका होना जरूरी नहीं है, इनकी सोच पिछड़ी है, हम इनके बारे में इनके हिसाब से नहीं आगे जा सकते, और सामने उनके सपोर्टर्स जो होंगे वो भी अलग से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये संविधान सभा के बनने के लिए ही एक चुनौती को ओवरकम करना पड़ा, सबको साथ में लाना अपने आप में एक चुनौती था। तो ये बिल्कुल भी, मैं कहना चाहूंगी, ये बिल्कुल भी लाइटली लेने वाली चीज नहीं है, बहुत गर्व के साथ समझने वाली बात है कि इन सब चुनौतियों का ओवरकम करके एक संविधान बना है जिसमें हम सबके लिए अधिकार हैं और ये कोई हमसे नहीं छीन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैं बता रही थी कि हमने अलग अलग दुनिया भर के 60+ संविधानों का अध्ययन करके हमने हमारा संविधान बनाया है। हमने ब्रिटेन से लिया है, हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा ली है, हमने आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए हैं, कनाडा से संघीय संरचना ली है, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो इन सब फीचर्स को हमने अलग अलग राज्यों से लिया है। अगला स्लाइड प्लीज। प्रस्तावना, ये मेरे हिसाब से इस पूरे प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। प्रस्तावना को हम हमेशा कहते हैं कि किसी घर के अंदर क्या है वो तो हम तब देख पाएंगे जब हमें उस घर की चाबी मिलेगी, जब हम उसको खोल के देख सकेंगे। प्रस्तावना संविधान की चाबी है। आप अगर प्रस्तावना देख लेंगे तो आप संविधान में घुस पाएंगे, आप प्रस्तावना देख के समझ पाएंगे कि उसके अंदर है क्या, संविधान में है क्या। तो ये प्रस्तावना काफी चीजों को एक्सप्लेन करता है। जो सबसे स्टार्टिंग है, प्रस्तावना का स्टार्टिंग, वो बिगिन ही काफी जगहों पे हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आपको संविधान संविधान सीखो या ना सीखो, प्रस्तावना को बाय हार्ट सीख लेना चाहिए। और वो बोलने का रीजन ये है, वो स्टार्ट ही होता है ये बोल के, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग बोला जा रहा है तो हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के अंडर है या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर है या हम पुलिस के नीचे हैं या जजेस के नीचे हैं। इस हम में हम सब है। हम भारत के लोग में अल्पसंख्यकों की सहभागिता है। बहुत स्पष्ट है कि भारत की सत्ता केवल बहुसंख्यक की नहीं है बल्कि हर नागरिक, हर समुदाय की है। तो हम भारत के लोग में हम सब है, अल्पसंख्यकों की सहभागिता हमें भूलनी नहीं है। आगे बढ़ते हुए जब हम जाएंगे तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स की बात की गई है। उसमें से एक है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। यानी कि उसी टाइम से जब प्रस्तावना बना उसी टाइम से उन्हें पता था कि इतने सारे रिलीजन एक साथ रह रहे हैं तो कोई ना कोई तो चाहेगा कि मेरा रिलीजन सबसे ऊपर, मेरा रिलीजन को सबसे ज्यादा समझा जाए, मेरे रिलीजन को ज्यादा प्रेफरेंसेस मिले। लेकिन उस टाइम से ही हम बोल चुके थे कि भारत धर्म निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म
को एक्सेप्ट करेगा। और क्यों एक्सेप्ट करना चाहते थे? ताकि क्योंकि हम इतना बड़ा राज्य है, इतने अलग अलग रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, हम चाहते थे कि हर किसी को इंपॉर्टेंस मिले। और इसीलिए आज भी हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को सम्मान एक समान दिया जाता है। आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता हम सभी को है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है, ये बात बहुत सारे लॉज में भी बोला गया है, कोई भी चीज में ये बोला गया है। बट क्या हम इसको एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? वो एक क्वेश्चन हमें खुद से भी पूछना है। और इसको एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि लोगों की स्वतंत्रता छिन रही है? और क्या कोई और हमारे साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिस कारण से हमारी स्वतंत्रता छिन रही है? ये सब वो सवाल है। लेकिन संविधान क्लियरली हमें देता है ये अधिकार कि हम आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता रखें। लोकतंत्र, बहुमत का शासन, लेकिन संविधान की सीमा में। आप अगर देखेंगे तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जो बोलेंगे वो हो जाएगा। ऐसा होता तो हमारे वोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। हमारे वोट की भी वैल्यू है। हर किसी को समझने की जरूरत है कि मेरे वोट की बहुत वैल्यू है, और मैं जो बोलना चाहता हूँ या मेरे अधिकारों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुमत बहुमत शासन करेगा, लेकिन संविधान के भीतर। अ, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब जस्टिस की बात की जा रही है तो किसी एक तरीके की जस्टिस की बात नहीं कर रही। सामाजिक न्याय यानी कि पहचान का सम्मान, भेदभाव से सुरक्षा। आर्थिक न्याय यानी अवसरों तक समान पहुंच, शोषण से बचाव। और राजनीतिक न्याय का मतलब है शासन में भागीदारी, समान आवाज। स्वतंत्रता विचार, विश्वास और धर्म की। सिर्फ विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, हमारे पास विचार की भी स्वतंत्रता है। हम समझ सकते हैं कि हमें जब वो बोलते हैं कि विचार की स्वतंत्रता है, तो मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या समझती हूँ, मेरी पसंद नापसंद क्या है, उसकी भी स्वतंत्रता है। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि आप इस चीज को पसंद करो या आप इस चीज को फॉलो करो। समानता केवल कानून के सामने नहीं, अवसरों में भी। स्थिति और अवसर की समानता की बात करती है। यानी कि समानता केवल दिखावटी नहीं है। जब हम बोलते हैं कि महिलाओं को हम स्पेशल रिजर्वेशन देंगे, कौन पार्लियामेंट में इतनी सीट्स उनकी होंगी, ये सब समानता है। अपॉर्चुनिटीज में समानता देने की कोशिश है। गरिमा और एकता, एकता लेकिन समानता के साथ, विविधता लेकिन सम्मान के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रियम्बल, जिसको हम चाबी बोलते हैं संविधान की, इन सब फीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंटली देखता है। आज हम सब देखते हैं कि धर्मांतरण कानूनों पर बहस चल रहा है, धार्मिक पहचान पर राजनीति किस तरीके से काम कर रही है, अल्पसंख्यक संस्थाओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये हम सब देखते जरूर हैं। लेकिन ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि संविधान को लोगों ने समझा नहीं है, संविधान की प्रस्तावना को नहीं समझा है। और इसीलिए आज ये सेशन हो रहा है, ताकि हम सब अपने अधिकारों को भी समझें। और जब हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम समझे कि संविधान ने जिस इंडिया की सोच रखी थी वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम द रियलिटी। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि हमारे पास एटलीस्ट संविधान तो है जिसकी सोच अच्छी है, जिसको बस एग्जीक्यूट करने की देरी है। और काफी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ भी है। बस कुछ बुलंद आवाजों की जरूरत है जो खड़े होके ये मान सके कि ये बहुत चुनौतियों का सामना करके जो इतना विशिष्ट संविधान हमें दिया गया है, उसकी रिस्पेक्ट करना और उसको कीप करना बहुत जरूरी है। आसानी से मिला है ये सोच के उसकी वैल्यू खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत दिक्कतों से, बहुत चुनौतियों से लड़के हमें ये राइट्स मिले हैं। इस राइट को प्रोटेक्ट करके अगली जनरेशन को ऐसे के ऐसे हैंड ओवर करना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वरना वो शायद कभी पहचान ही नहीं पाएंगे कि कितने चुनौतियों के बाद कितनी सारी अधिकार हमें मिले थे। उन्हें शायद ये पता ही नहीं चलेगा अगली जनरेशन को, क्योंकि हमारे ऊपर वाली जनरेशन ने बहुत मेहनत करके ये अधिकार लड़ झगड़ के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में बैठ के, चर्चा करके, इतना टाइम निकाल के ये संविधान बनाया है। और बहुत प्यारा संविधान बनाया है। अब ये हमारा राइट जब हमें मिला है, इसको हैंड ओवर भी हमें ही करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। टाइम अप हो चुका है। थैंक यू सो मच।